शहबाज शरीफ की आज मैं नेशनल असेंबली में स्पीच देख रहा था और उसकी समरी ये थी कि मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। मुझे इंडिया की एक मूवी याद आ गई, ऐलान। उसमें मिथुन ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया था बाबा सिकंदर का। वो एक डॉन होता है जो बाहर से बैठकर इंडिया के लोगों को हरास कर रहा होता है, मतलब दहशतगर्दी फैला रहा होता है। एक मशहूर बिजनेसमैन को वो कत्ल करता है और उसका बहादुर बेटा ये ठान लेता है कि मैंने बाबा सिकंदर से बदला लेना है। वो जॉन अब्राहम वगैरह, उस वक्त वो पीक था जॉन का, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग थी और ये फिल्म बड़ी अंडररेटेड गई। ये ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये मूवी देखी थी 2006 के करीब, तो मुझे आज भी वो मूवी याद है। तो वो एक टीम बनाता है और बाबा सिकंदर की जो पूरी आर्मी होती है यूरोप में, उसको ख़त्म करता है। बाबा सिकंदर का जब आखिरी बंदा रह जाता है ना, जो उसका राइट हैंड होता है, मेरा ख्याल वो उसका सगा भाई होता है, वो बाबा सिकंदर के पास ज़ख्मी हालत में आता है और कहता है कि मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। आज मुझे शहबाज शरीफ उसी तरह के नज़र आए। और आखिर में क्या होता है कि जिस भाई से वो मदद मांगने आता है, वो भाई खुद ही उसे फड़का देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब तो उसकी सारी सल्तनत, सारी आर्मी, सारी दहशतगर्दी, ये पूरा नेटवर्क तबाह हो चुका है। वो अब अकेला रह जाता है और फाइनली वो अपनी गिरफ्तारी दे देता है। तो शहबाज शरीफ की हालत भी मुझे मिलती जुलती लगी कि वो भाई से आखिरी मदद मांग रहे थे और उसी भाई ने उनको मार दिया। शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में तकरीर की जिसका एक ही मकसद था कि इमरान खान की बैशिंग। वो पता नहीं किन को कह रहे थे कि हमें इससे बचा लो, इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ये मुल्क के लिए तबाही साबित हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान मुल्क के लिए तबाही साबित हुआ हो या ना, लेकिन शरीफ ख़ानदान के लिए ज़रूर एक तबाही साबित हुआ है। इसलिए मरीम नवाज़ भी कहती हैं कि इस फितने को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ से भी जब आप कोई भी जर्नलिस्ट जाता है उनके एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर, तो मास्क उन्होंने लगाया होता है और वो यही दुखड़े रो रहे होते हैं कि यार इमरान खान ने तो ओए होए तबाही फेर दी है। वो तबाही बेसिकली इनकी फेरी भी है। शहबाज शरीफ ने स्पीच के दौरान बहुत सी गाड़ियों का जिक्र किया, मोटरसाइकिल्स का, दरख्तों का, पत्तों का, घास का, जो उनके मुताबिक पीटीआई के लोगों ने जला दी, लेकिन उनको इंसानों की जो बदहाली है वो नज़र नहीं आई, जो उनकी पुलिस ने उनके कहने पर किया। जो जुल्म ढाए गए लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर, जिस तरह टीयर गैस फायर किए गए, और इस्लामाबाद के रहायशी हमें बता रहे हैं, हमें मैसेजेस करके, कि किस किस्म की वहाँ पर शेलिंग की गई है। एक्सपायर्ड शेल्स के भी फायर करने की इतला आई है। हामिद मीर के मुताबिक उन्होंने ये ट्वीट की हुई थी कि एक्सपायर्ड भी बहुत सी टीयर गैस यूज़ की गई है। इस्लामाबाद के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल था। और उनकी, मुझे ये बात अच्छी लगी इस्लामाबादियंस की, कि वो जो लोग आए हुए थे मार्च के लिए उनकी भी मदद कर रहे थे, उनको पानी पहुंचा रहे थे। लेकिन इस हुकूमत ने ये दिखा दिया है कि इनको कितना एहसास है अवाम का। इन्होंने भरपूर रोकने की कोशिश की, इन्होंने औरतों पर डंडे बरसाए। इन्होंने फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन पर शदीद जुल्म ढाए और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। उनके साथ धक्कम पेल की गई 70 साल की औरत जिनको कैंसर है, जो इससे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले अपनी सारी एनर्जीज कहाँ लगा रही थी? पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में वो हेल्थ के लिए काम कर रही थी। कोविड में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। ये एक बाहर की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि देखो ये मुल्क इस औरत के साथ एक ऐसा सलूक कर रहा है जिसने इस सदी के सबसे बड़े पैंडेमिक में इस मुल्क की खिदमत की, उसके साथ हम ये कह रहे हैं। एक नकाब पोश अफराद के थ्रू भी इनकी गाड़ी पर हमला करवाया गया। शेमफुल, शेमफुल, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। मतलब इंसान में ना थोड़ी सी एक हया होती है, एक दुश्मन के लिए भी। मतलब आपने सुना होगा कि बदतरीन दुश्मन भी जो होता है वो औरतों और बच्चों का लिहाज करता है थोड़ा सा। हमें यही तालीमात मिली हैं, हर रिलीजन यही कहता है, हर सोसाइटी, दुनिया का जितने भी पैराडाइम्स हैं वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा हाथ हौला रखना होता है इस पे, मतलब औरतों पर, बच्चों पर। लेकिन हमारी पुलिस ने हमारी औरतों के साथ जो किया, ये हम कभी भूलेंगे नहीं, हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ये जहन में रखेंगे। मतलब लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे कि क्या ये मकबूजा कश्मीर या इजराइल की कोई पुलिस थी या उनकी फ़ौज थी जो इस तरह का सलूक किया जा रहा था हमारे साथ। ये पाकिस्तान के इदारों में जो टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं ना लोग, उनके विजन को हम सलाम पेश करते हैं कि किस तरह वो लोग जो खिदमत कर रहे थे, पाकिस्तान की खिदमत पर मामूर थे, अब वो अपनी सारी एनर्जीज़ कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद उसकी एक आला एग्जाम्पल है बड़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। इसके अलावा भी ये 3 दिन पहले आप देख लें जिस तरह इन्होंने रात को 2-3 बजे छापे मारे और उसके नतीजे में हम एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ। एक मेजर ने उस पर फायर खोल दिया कि तुम रात 2 बजे मेरे घर क्यों एंटर हो रहे हो।
और उसी रात जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल, जो अलामा इकबाल की बहू थी, उनके साथ जो सलूक किया गया, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया लाहौर में। मतलब मैं वही बात है कि एक बेसिक आपकी एक सेंस होती है, एक बेसिक रिस्पेक्ट होती है दूसरे इंसान के लिए या दूसरी औरत के लिए या 80 साल की औरत के लिए जिसने आपके मुल्क को सर्व किया हो, जो आपके मुल्क के बानी शख्सियत के ख़ानदान से जिनका ताल्लुक हो, उनके साथ इस तरह का सलूक। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के अगले ही दिन शुरू होते ही जो पहला बड़ा ऐलान किया वो उन्होंने ये किया कि अब हम इस पूरे मार्च को और धरने की कैफियत को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी देख लिया था कि इस हुकूमत को तो कोई लिहाज नहीं है औरतों और बच्चों का। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर औरतें थे, बच्चे थे, रोते हुए हमने उनकी वीडियोस देखी, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं हुआ। इसलिए ये कह रहे हैं हम कि हम ये चीज़ें याद रखेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान के दिलो दिमाग में ये बड़ी ज़बरदस्त एक ख़ासियत रखी है कि हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। कुरान पाक भी लोगों के दिलों में महफूज होता है, आज तक एक सिलसिला चला आ रहा है। तो ये चीज़ें हम भूलेंगे नहीं कभी, ये मरते दम तक याद रहेंगी हमें। या तो आप हम सबको मार दें, ये एक ही सूरत है इसको डिलीट करने की, लेकिन ये कम विजन वाले लोग नहीं समझ सकते कि ये लोगों के ज़हनों में हमेशा के लिए दफन हो चुकी हैं और लोग इनको लिखेंगे, लोग आपको एक्सपोज करेंगे, लोग आपको लान तान करेंगे बड़े कई सालों तक। कराची से भी कुछ ऐसी खबरें आई कि तकरीबन 2 लोगों पर सीधे फायर किए गए और वो भी शहीद हो गए। बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर थे। सिंध पुलिस में जरदारी साहब के कंट्रोल में है और उन्होंने जिस तरह की बात की है, बड़े हमारे राइट एक्टिविस्ट बड़ा सपोर्ट करते हैं, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, वो सब एक्सपोज हो गए हैं, जो सिंध हुकूमत के साथ हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन इनको जरदारी रजीम की बर्बरियत कभी नज़र नहीं आएगी। ये स्पेसिफिक पाकिस्तान में एक तबका है लिबरल्स का, फेमिनिस्ट का और राइट्स एक्टिविस्ट का, इनको ये सिर्फ मखसूस मौक़ों पर ये गुस्सा होते हैं, ये सिर्फ मखसूस मौक़ों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं और ये 3 दिन से कोई हैवी नशा करके सोए हुए हैं। अब जरदारी को पता है कि सिंध उसकी जागीर है, उसका हिसाब किताब किसने करना है? कोई पूछने वाला है यहाँ पर? अगर हिसाब किताब करना होता तो मॉडल टाउन के जो सारे ज़िम्मेदार लोग थे, क्या वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला होते? इनको अवाम का थोड़ा ख्याल है, इनको तो एक ही ख्याल है कि किस तरह अपने हक़ में सारी चीज़ें की जाएं। ये जो मैंने पहले ही कह दिया था कि इनके आने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये कि अपने आप को केसेस से छुड़वाएं और जो गेम के रूल्स हैं वो अपने हिसाब से सेट करें। आज हमने देखा कि किस तरह इलेक्शन कवानीन में इन्होंने तरमीम करके बिल पेश कर दिया है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोटिंग का राइट छीन लिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में बड़े सक्सेसफुल तरीके से जारी है, इसका सफ़र, इसको इंडिया की सरकार यूज़ कर रही है इतने बड़े आबादी वाले मुल्क में। यहाँ पर इन्होंने ये भी कोशिश की है कि अब EVM का भी इस्तेमाल नहीं होगा और इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी उन्होंने कोई फुर्ती नहीं दिखाई, उसमें अपनी कोई विलिंगनेस नहीं दिखाई कि हम इसकी टेस्टिंग के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी बारहा पिछली हुकूमत के कहने के बावजूद इस पर कोई काम नहीं किया और फिर वही होना था, जब उन्होंने तैयारी नहीं की वो बिल्कुल बैठे रहे। इनको तो सिर्फ पाकिस्तान के जो ख़जाने का पैसा है इनको तो बस वो मिलता है और वो करते हैं। 5 साल बाद इनकी बस एक एक्टिविटी होती है इलेक्शन करवाना, इसके अलावा ये क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए? इनको कहा गया था कि आप टेस्ट करें इसको, इन्होंने कुछ नहीं किया इस हवाले से। फाफन एक पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। इनके चेयरमैन ने भी एक दफ़ा कहा था, ये 6 माह पहले जब इमरान खान की हुकूमत ने EVM का बिल पास करवाया था, उन्होंने कहा था इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना कि इससे तकरीबन 16 लाख वोटों की जो धांधली है ना उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो पुराने प्लेयर्स हैं इस वक्त जो इस रजीम का हिस्सा हैं, इनको पता है कि ट्रेडिशनल तरीके से धांधली कैसे होती है, तो इन्होंने गेम्स के रूल अपनी मर्ज़ी से तय कर लिए हैं, EVM को निकाल बाहर किया है और अब ये बड़े खुश हैं कि धांधली के चूँकि एक्सपर्ट हैं ये ट्रेडिशनल स्टाइल में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें, तो इसलिए इन्होंने EVM को डिलीट कर दिया है, गेम से निकाल दिया है। अब ये अपने हिसाब से इलेक्शन करेंगे और फाफन के चेयरमैन के मुताबिक जो 16 लाख वोटों में रद्दोबदल की गुंजाइश थी वो अब इनके पास वापस आ गई है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये भी इनको पता है कि वो सब PTI और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और इन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इनको अपने मज़ीद ख़िलाफ़ कर लिया है। सबसे बड़ी पावर तो ये है उनके पास कि वो पाकिस्तान में $30 बिलियन सालाना भेजते हैं और इमरान खान के दौर में जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर रकम भेजी है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं से बहुत बड़ी एश्योरेंस मिली है खान साहब को और जिस तरह तेज़ी देखने को मिली है इन तरमीम में,
लग ऐसा यही रहा है कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और शायद एक हफ्ता या इससे भी कम नए इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक जर्नलिस्ट हैं सना सईद, ये ग्लोबल मतलब बाहर के जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें काम करती हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या नहीं, शायद पाकिस्तान से ही है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि हमें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को पाकिस्तान में भेजना चाहिए, मतलब कवरेज के लिए। और वो कह रही थी, उन्होंने बहुत ही आला पॉइंट उठाया कि इस वक्त बहुत कम ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है इमरान खान के इस एहतजाज को। मतलब पहले हम देखते थे कि इस तरह के जो मतलब बड़े शदीद किस्म के एहतजाज हो रहे थे, तो पहले तो मतलब आम वाक़यात भी होते थे, तो ब्रिटिश और अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया उसके कई नुमाइंदे मौजूद होते थे पाकिस्तान में, लेकिन इस बार नहीं है। उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि इसकी शायद रीज़न ये है कि इमरान खान इस वक्त किसको एक्सपोज करने चला हुआ है, अमेरिका बहादुर को। मतलब उसकी जो सारी कैंपेन है उसमें अमेरिका बहादुर भी गंदा हो रहा है। तो शायद यही एक रीज़न है कि वेस्टर्न मीडिया की मौजूदगी इस वक्त इस्लामाबाद में आपको नहीं नज़र आ रही, वो इसको कवर ही नहीं करना चाह रहे। जबकि हम देखें दूसरे कोई इश्यूज़ हों तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वी नीड टू सेंड कॉन्फ्लिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू पाकिस्तान, इग्नोरिंग द वर्सनिंग सिचुएशन हियर इन द मिडस्ट ऑफ क्रिपलिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रिपिंग साउथ एशिया इज अ मैसिव एडिटोरियल ओवरसाइट एंड ह्यूमैनिटेरियन वन टू एज पाकिस्तान गवर्नमेंट क्रैकडाउन वर्सन्स। उन्होंने कहा कि ग्लोबल जर्नलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर इससे आंखें फेर रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस वक्त बहुत सख्त क्रैकडाउन कर रही है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन रहा है और इसको हमें कवर करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि द लैक ऑफ यूएस न्यूज कवरेज ऑफ द मैस रैलीज इन सपोर्ट ऑफ एन आउस्टेड पीएम हु इज अलेजिंग दैट द यूएस इंस्टिगेटेड द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दैट हैड हिम रिमूव्ड एज वेल एज शरीफ गवर्नमेंट क्रैकडाउन इज एस्टाउंडिंग। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न मीडिया तो तब भी पाकिस्तान में चीज़ें कवर करता है जब कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हो, जब औरतों पर तेज़ाब फेंका जा रहा हो या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ हो। अब ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है, इसकी जेन्युइनली यही रीज़न है। वेस्टर्न मीडिया बड़ा खुश होता है जब हमारे जैसे मुल्कों में ना ऐसी गंदी चीज़ें दिखा के वो अपने लोगों को शायद ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हम अभी भी इनसे बहुत अच्छे हैं, हम वेस्टर्नस, हम गोरे जिनकी गोरी चमड़ी है, अभी भी इन जाहिलों से बहुत अच्छे हैं। जाहिल इन्वर्टेड कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से ग्लोबल मीडिया का इमरान खान की इतनी मैसिव रैलीज को कवरेज ना देना, इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो सीधी सादी कि जी इमरान खान के बयानिए में अमेरिका बहादुर की भी थोड़ी बहुत चित्रौल हो रही है और वो वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी फिर यूएस रिजीम चेंज का मज़ीद नाम आएगा और शायद उनका स्टेट डिपार्टमेंट उनको ये अलाउ ना करता हो कि जी रिजीम चेंज की बात हो रही है उनके मुताबिक एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जो उसको हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं। और दूसरा फैक्टर ये कि ये एक पॉजिटिव, एक हेल्दी साइन है। ये जो एहतजाज होते हैं ये किसी भी जमहूरियत का हुसन होते हैं और वेस्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि ये दिखाए कि इन मुल्कों में ये जमहूरियत और ये एहतजाज इस तरह की रवायात जन्म ले रही हैं। और इसमें मज़ीद एक पॉइंट कि इमरान खान के जलसों में तो वुमेन होती हैं, मतलब बच्चे होते हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ होती हैं, वो देखते हैं कि जी औरतें भी खड़ी हुई हैं मर्दों के साथ। तो ये तो फिर वेस्टर्न मीडिया का जो पूरा प्रोपेगेंडा जो उन्होंने हमारे खिलाफ बनाया हुआ है पिछले 70 सालों से, वो तो फेल हो जाता है। फिर इमरान खान की आप रैलीज को देख लें, मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 तबकात आते हैं उसमें। लोअर मिडिल क्लास से शुरू होती है वो तबका, मिडिल क्लास और फिर अपर मिडिल क्लास, यानी ये वो आपकी क्लास होती है जो इकॉनमी चलाती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मेहनत करके ऊपर आए होते हैं। एलीट क्लास में आपको इमरान खान की सपोर्ट कम नज़र आएगी। तो इमरान खान की जो कोर सपोर्ट है ना वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का अपर टियर और लोअर टियर, उसमें बहुत ज़्यादा इमरान खान की सपोर्ट है। और फिर इस तरह के जब वो देखते हैं कि यंग लड़कियां भी हैं एहतजाज में, ख़वातीन हैं, औरतें हैं। कल मैं लिबर्टी में चक्कर लगाने गया जब वहाँ पर शेलिंग हो रही थी, तो मैं हैरान रह गया कि शेलिंग के बावजूद इतनी ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ सालों में। औरतों की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें पीटीआई को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इमरान खान को। इमरान खान की रैलीज़ ने वो असल में वो ट्रेंड शुरू किया कि उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन हो, और ये वेस्टर्न मीडिया कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा क्योंकि इससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उभर कर ऊपर आएगा। एक तो वो रजीम चेंज की टर्म को सामने लाना नहीं चाहते और दूसरा पाकिस्तान में ये औरतों की पार्टिसिपेशन, एक पढ़े लिखे क्राउड का आना जलसों में, वो नहीं दिखाना चाहते, और वो भी उस बंदे के लिए जो उनका इतना पसंदीदा नहीं है।
क्योंकि ग्लोबल मीडिया ने एक ये भी नैरेटिव बनाया हुआ है कि शायद इमरान खान हार्डलाइनर्स का सपोर्टर है, तालिबान खान है, तो उनका फिर वो वाला भी सारा बयानिया ठुस हो जाता है अगर वो ये दिखाएंगे कि इतना एजुकेटेड क्राउड आ रहा है जिसमें ख़वातीन भी हैं, और डेफिनेटली वो उनके एजेंडा पर पूरा नहीं उतरता। तो खैर वेस्टर्न मीडिया को क्या कहना है यार, हमारे अपने यहाँ पर इतने ज़्यादा बायस चैनल्स हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा बायस रिपोर्टिंग की, हमें तो पहले उनको देखना चाहिए। मतलब अगयार से क्या गिला करना जब अपने ही इतने ज़्यादा बेवफा लोग हों। मतलब बेवफाई से मुराद मतलब खुद वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि सच को छुपा रहे हैं, वो एक अपने किस्म के प्रोपेगेंडा और एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं और वो सच दिखाने से कासिर हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड ये लिबरल्स हैं, एलीट फेमिनिस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मतलब पाकिस्तान में अगर ट्विटर पे किसी की बायो पे लिखा हो ना कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो सबसे बड़ा फ्रॉड होगा मोस्ट केसेस में। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सब कल चुप नजर आए। उनको नहीं नज़र आया कि किस तरह शेलिंग की गई औरतों पर, बच्चों पर। वहाँ पर इतनी ज़्यादा औरतें थी, बच्चे थी, लेकिन मतलब किसी को कोई एहसास ही नहीं। वही बात ना, ये जो एलीट बैठी है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपकी मीडिया में, ये जो आपके सो कॉल्ड आपके जो इंटेलेक्चुअल हैं, ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इनका बैकग्राउंड एलीट है, तो ये बिल्कुल इनसेंसिटिव हो चुके हैं। मतलब इनको कोई पता नहीं है और इन्होंने अपने स्पेसिफिक नैरेटिव को प्रमोट करना है कि इनके इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बहाल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही मशवरा है कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक इनसेंसिटिविटी होती है ना, उसको हमें इतना ज़्यादा शो नहीं कराना चाहिए। कम से कम आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपको इस चीज़ पर तो ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए कि यार औरतों पर डंडे ना बरसाए जाए, बच्चों के होते हुए शेलिंग ना की जाए। कम से कम ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना। अगर आप इन प्रिंसिपल्स की बेस पर भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते तो फिर आप में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो जानवर जो हमेशा अपने कबीले के साथ खड़ा होता है और आप भी फिर इस तरह के मौक़ों पर अपने कबीले के साथ चिमट जाते हैं। और ये रवैया जब एलीट और पढ़े लिखे लोगों की तरफ से देखने को मिलता है, ओपिनियन मेकर्स और इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से देखने को मिलता है, फिर बंदा कहता है कि यार ये तो बड़ा ही कोई शदीद मसला है। फिर बंदा इसकी तह में जाता है और फिर इंसान को पता लगता है कि ये सारा ये जो एलीट कैप्चर है ना पाकिस्तान में, ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये हैं वो इनसेंसिटिव इनडिफरेंट किस्म के लोग जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको एक है कि इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल हैं, सोशल इंटरेस्ट हैं या इकोनॉमिक या जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, वो हमेशा बरकरार रहें, वो महफूज रहें। इसलिए पीटीआई के किसी बच्चे या पीटीआई की किसी औरत पर जब जुल्म हो रहा होता है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आप इनकी किताबें देख लेंगे कि किताबें इन्होंने लिखी होती हैं हो ह्यूमन राइट्स पर, और पूरी दुनिया में ये लेक्चर देते हैं, लेकिन शायद वो उनके पैसे कमाने का ज़रिया है। लेट नाइट रेड्स हो रही हैं, इतने सहाफ़ियों पर मुकदमात बन रहे हैं, लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं, इस तरह की मतलब शेलिंग की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए थी वहाँ से नहीं उठ रही आवाज़। चाहे आप पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनको देख लें, चाहे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, एंड पर नतीजा फिर यही निकलता है कि ये एक लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है। हमें इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालना है। वी शुड नेवर लूज़ होप। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी, और मायूसी ऑप्शन नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अगले एक हफ्ते तक इलेक्शंस अनाउंस होने जा रहे हैं या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।